हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज 17 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 17 जनवरी का। नवा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस की। 9th एडिशन है जिसका आयोजन किया जाने वाला है केरला के कोची में। आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश पूछा जाए तो इंडिया है, और इंडिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य पूछा जाए तो ये कौन है? केरला है ना। इसीलिए केरला के कोची में 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट मंथ फरवरी में किया जाएगा, 23 से लेकर 26 फरवरी तक। आयोजन करवाने वाली संस्था है ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर फोरम, और इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा अमिताभ कांत के द्वारा। अमिताभ कांत की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में G20 समिट आयोजित की गई थी इंडिया में, नई दिल्ली में। G20 समिट में इंडिया के शेरपा थे, G20 शेरपा अमिताभ कांत। ये नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, जो कि इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस को, है ना। थीम रखी गई है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। वैसे कॉन्फ्रेंस की थीम नॉर्मली नहीं पूछी जाती है, लेकिन छोटी थीम है तो आप देख लीजिएगा इंफॉर्मेशन के लिए। यहां पर अब बात आती है कि कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है। तो नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्पाइस सेक्टर को बढ़ावा देना, मसाला उद्योग को बढ़ावा देना, जो स्पाइस इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ, स्पाइस सेक्टर में इनोवेशन और उसकी सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए यह ग्लोबल प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड के सभी देशों के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो स्पाइस एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, वो सभी यहां पर आते हैं। और स्पाइस सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है वर्ल्ड में, इसके लिए क्या हर्डल्स है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर बातचीत की जाती है। तो इंटरेस्टिंग है। 9th सेशन होगा कहां पर? 9th एडिशन होगा कहां पर? तो केरला के कोची में। केरला इंडिया में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है और दुनिया की मसाला राजधानी कहा जाता है केरला को। इंडिया वर्ल्ड में मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसीलिए इंडिया को मसालों की भूमि कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। डन। अब यहां पर बात कर लेते हैं फोरम की कि ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम क्या है। तो पूरे वर्ल्ड में स्पाइस के ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देना, है ना, इंडिया में स्पाइस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करना ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम का काम है। इंडिया में ट्रेड को बढ़ावा देना, स्पेशली मसालों के, ग्लोबल नहीं, इंडिया में। तो इंडिया की ओर से एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके मसालों का, इसके लिए यह संस्था काम करती है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर भी केरला के कोची में ही देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन, यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन ब्रिक के इस्तीफे के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिम एशियाई देश है यमन, काफी सुर्खियों में रहता है। हमने इसकी कुछ सेशंस पहले भी बात की थी, हम बात करेंगे कि किस पर्पस को लेकर हमने पहले इसको डिस्कस किया है। अभी क्या हुआ कि यमन के एक प्रधानमंत्री थे सलेम बिन ब्रिक, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, क्योंकि यमन जो है ना खाड़ी देश या पश्चिम एशियाई देश, 2014 से गृह युद्ध में, तो यहां पर कोई भी एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है, क्योंकि 2014 से ये गृह युद्ध की स्थिति में यूएई ये भी इंटरफेयर करता है यमन में, ईरान भी इंटरफेयर करता है, सऊदी अरेबिया भी इंटरफेयर करता है। तो इस तरीके से यमन स्टेबल नहीं हो पा रहा है 2014 के बाद से। लेकिन यहां पर अभी सलेम बिन ब्रिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद यमन के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं शाया मोहसिन जिंदानी को। शाया मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए। वैसे आपको पता है यमन में अभी तक ये फॉरेन मिनिस्टर के पद पर थे, तो फॉरेन मिनिस्टर शाया मोहसिन जिंदानी यमन के बन गए नए प्रधानमंत्री। आपको पता है सऊदी समर्थित सरकार अभी चल रही है, सऊदी अरब के समर्थन से अभी यमन में सरकार चल रही है, और
जो सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है, वहां पर एक काउंसिल है जिसका कब्जा है वहां की गवर्नमेंट पे, और उसी के आदेश पर कोई प्रधानमंत्री बनता है और हटता है। तो क्योंकि सलीम बिन बुरिक के ऊपर काफी प्रेशर था, पॉलिटिकल प्रेशर था, तो इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। किसको? प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल को, जिसको समर्थन है सऊदी अरब का। इन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया और इन्हीं के समर्थन से फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहसिन जिंदानी बन गए यमन के नए पीएम। तो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड में, क्योंकि लगातार सारे देश युद्ध में हैं और लगभग जो नहीं है वो गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यमन की बात करते हैं, इसकी कैपिटल है सना, है ना। यहां पर अगर आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा यमन, है ना, पश्चिम एशियाई देश है, और सना इसकी कैपिटल है। वैसे इसकी जो मान्यता प्राप्त कैपिटल है वो है अदन, लेकिन इसकी अभी जो वर्तमान अंतरिम राजधानी के रूप में अदन को यूज, सना इसकी ऑफिशियल कैपिटल है, लेकिन अंतरिम कैपिटल के रूप में अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो यमन को कंट्रोल कर रही है अदन से। करेंसी है यमनी रियाल, रियाल यहां पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में यूज की जाती है। यहां पर एक हूती विद्रोही गुट काफी सक्रिय है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान भी यहां पर सक्रिय है, यूएई भी सक्रिय है और सऊदी अरब भी सक्रिय है। सऊदी अरब तो गवर्नमेंट ही चला रहा है लगभग। इसके अलावा क्या हुआ कि हूती विद्रोही जो है ना, इसे ईरान सपोर्ट करता है और ये दंगे मचाते हैं यमन में, गवर्नमेंट गिराने के लिए ये भी काम करते हैं और अपना खुद का एक बोल सकते हैं पैरेलल गवर्नमेंट चलाने के लिए ये काम करते हैं। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर अटैक किया था। यह न्यूज मैंने आपको पहले बताई थी। यमन का जो मुकल्ला पोर्ट है ना, इस पर एयर स्ट्राइक की थी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब का कहना था कि यूएई से समर्थन प्राप्त एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, उसको हथियार भेजे जा रहे हैं यूएई के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी जो शिप थी, एक आर्म शिपमेंट था, उस पर अटैक कर दिया था सऊदी अरब ने। तो ये जो अटैक हुआ था वो मुकल्ला पोर्ट पर हुआ था, और ये मुकल्ला पोर्ट भी देखने को मिलता है यमन में। तो इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था। मुकल्ला पोर्ट यमन में है। अदन जहां से ऑफिशियल गवर्नमेंट चलती है, वहां से लगभग 480 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है मुकल्ला पोर्ट। तो यमन की पूरे सिनेरियो यहां पर मैंने आपको समझाया है। काफी अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब दूसरे देश काफी इंटरफेयर करते हैं यमन में, और सऊदी अरब के समर्थन से ही अभी सरकार चल रही है यमन में। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? यहां पर बात हो रही है विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की। आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाती है और रेगुलेशन करती है। ये पिछले महीने की परफॉर्मेंस के आधार पर, मतलब जो मंथ होता है ना, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में दिसंबर की परफॉर्मेंस के आधार पर दिसंबर के प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने अनाउंस किए। तो दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है लोरा वॉलवॉट को। आपने नाम सुना होगा, है ना, जो हमारा अभी वनडे वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, उसमें काफी फेमस रही है, सबसे ज्यादा रन बनाए थे। किस देश की खिलाड़ी है? दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर। तो आईसीसी ने दिसंबर 2025 के लिए विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है लोरा वॉलवॉट को। ठीक है। वैसे 2025 में ही अक्टूबर मंथ में भी, अक्टूबर 2025 के लिए भी ये विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी, और दिसंबर के लिए भी लोरा वॉलवॉट ही विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज हैं जिनका नाम है मिशेल स्टार्क। तो मिशेल स्टार्क को 2025 दिसंबर के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के, और फीमेल की बात करें तो लोरा वॉलवॉट देखने को मिलती है साउथ अफ्रीका से। आईसीसी की कैजुअली डिटेल हम लगभग डिस्कस करते ही रहते हैं। फाउंडेशन देख लेते हैं, संस्था क्या करती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फाउंडेशन हुआ था आईसीसी का 1909 में, और दुबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। चेयरमैन इंडियन है आईसीसी के, और ये हैं जय शाह, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। डन। आज का आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए हमारा एआई कोर्स अवेलेबल है। देखिए
अगर हम फ्यूचर की बात करते, इन शॉर्ट सिंपली अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में जितने भी सेक्टर है ना, सब में आपको एक जो बेसिक नीड की जरूरत पड़ेगी ना, वो है जो बेसिक नीड आपकी रहेगी वो है एआई का कोर्स। ओके, एआई आपके लिए एक बहुत ही बेसिक रोल प्ले करेगा हर सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी इमेज जनरेट करना है तो आजकल हर सेक्टर में एआई का ही यूज किया जा रहा है। तो आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक ने एक एआई कोर्स लॉन्च किया है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। 50 से ज्यादा एआई आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे। आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में भी एआई का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सभी आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए, आप सभी के लिए हमने एक एआई मेंटर असाइन किया है। जितने भी स्टूडेंट एआई कोर्स खरीदेंगे सबको एक मेंटर दिया जाएगा 1 साल के लिए, जो आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहेगा। तो आपको कोई भी हर्डल आता है तो आपके लिए, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको डाउट है, कोई भी आपको हर्डल है, तो आप अपने एआई जो आपके लिए असाइन किया गया है एआई एक्सपर्ट, उनसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल के लिए आपको मेंटरशिप दी गई है, आपको एआई मेंटर असाइन किया गया है, तो आप ज्वाइन कीजिए। काफी कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस कोर्स की लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और उसके बाद आप एआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत कमजोर बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, इसके लिए कमजोर बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह राइट टू एजुकेशन है ना, इसे लागू किया गया था इंडिया में 2010 में। एक्ट को पारित किया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन को, और इसे देश में लागू किया गया था 2010 में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है, क्या डिसीजन दिया है, पहले इसको समझो। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट की एक धारा है जिसका नाम है 12(1)(c। ये एक धारा है, इससे रिलेटेड ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। क्या कहती है 12(1)(c? यह प्रावधान करती है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जितने भी ऐसे स्कूल है जिनको गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता, मतलब गैर सहायता प्राप्त जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशली नहीं बने हैं, ऐसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर एंट्री लेवल क्लास पर, चाहे नर्सरी ले लें, चाहे फर्स्ट जो पहली क्लास होती है फर्स्ट क्लास, वहां ले ले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ईडब्ल्यूएस जैसे वर्गों के लिए टोटल सीट का कम से कम 25% अनिवार्य किया गया है कि उन्हें आरक्षित रखनी पड़ेगी और इन सीटों पर कमजोर वर्ग को एडमिशन देना पड़ेगा। तो यह प्रावधान करता है 12(1)(c) राइट टू एजुकेशन एक्ट का। अब एक्चुअल में क्या इसको फॉलो नहीं किया जा रहा था देश में, काफी हर्डल्स आ रहे थे, काफी इंस्टीट्यूशन के कंप्लेंट देखने को मिल रही थी, काफी स्कूल की कंप्लेंट देखने को मिल रही थी। तो काफी सारे ग्रुप, काफी सारे प्राइवेट लोग सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। पहले हाई कोर्ट गए थे अपने अपने क्षेत्रों के, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली यह डिसीजन दिया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 12(1)(c) के अनुसार कमजोर और वंचित वर्ग, जो ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यह उन कमजोर बच्चों से ही भरी जाएगी एट एनी कॉस्ट, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में। इसीलिए राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 12(1)(c) काफी सुर्खियों में रही है, अभी कुछ समय से सुर्खियों में थी। राइट टू एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को जो प्राथमिक 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है, प्राथमिक और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है 21A में। और ये मूल संविधान में नहीं था आर्टिकल, इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था।
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक और निशुल्क शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार है। इसी को कंटिन्यू करने के लिए आगे चलकर आरटीई एक्ट लाया गया, 2009 में से पार्लियामेंट में पास किया गया और फाइनली 1 अप्रैल 2010 में इसे देश में लागू किया गया था। ओके, तो पास किया गया किस वर्ष में? 2009 का एक्ट है, इसलिए आरटीई एक्ट 2009 है और लागू किया गया 2010 में। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो अभी पहली चीज तो ये कि 16 जनवरी को एक डे मनाया जाता है, कौन सा है? नेशनल स्टार्टअप डे। यह मनाया जाता है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के सम्मान में। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की इंडिया में शुरुआत की गई थी 2016 में। ओके, तो इसी के सम्मान में 2022 में अनाउंस किया गया था पहली बार नेशनल स्टार्टअप डे। तो 2022 से नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। अच्छा, तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया के इनोवेशन जो इंडिया है उसके इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डेवलपमेंट को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था नेशनल स्टार्टअप डे को। भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बच्चों में इनोवेशन की क्षमता को और ज्यादा मोटिवेशन मिले, इनोवेशन बढ़े देश में, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, जो हमारे यूथ है वो रिस्क ले, इनोवेशन की तरफ आगे आए, स्टार्टअप की तरफ आगे आए। इसके प्रति यूथ को अवेयर करने के लिए 16 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। हर साल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये जिस डे के सम्मान में मनाया जाता है वो है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत में स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सके और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। जब ये आया था तो इंडिया में 4-5 स्टार्टअप ही थे, लेकिन आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आया कि इंडिया में 100 से ज्यादा स्टार्टअप हो गए थे और मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज बोल रहे हैं। स्टार्टअप तो काफी सारे, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टार्टअप 100 से ज्यादा, मतलब स्टार्टअप इतने ज्यादा आगे चलकर सक्सेस हुए कि भारत में जब 2016 तक केवल 4 यूनिकॉर्न कंपनीज थी। यूनिकॉर्न है ना, 4 यूनिकॉर्न कंपनी थी जो आगे चलकर 100 से ज्यादा हो गई थी। और वर्तमान में जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 64 प्लस स्टार्टअप इंडिया में वर्तमान में देखने को मिलते हैं। और स्टार्टअप के मामले में हम अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, भारत में 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं वर्तमान में, जिनमें से यूनिकॉर्न की बात करें, ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। तो वर्तमान में हमें यूनिकॉर्न देखने को मिलेगी 64 से ज्यादा। लगभग 45% स्टार्टअप में कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर इंडिया में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, की 16वीं महासभा किस देश में आयोजित की गई है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की 16वीं असेंबली या महासभा, जो सम्मेलन होता है, इसका आयोजन किया गया है सऊदी अरब अमीरात में, यूएई में। आयोजन यूएई के दुबई में किया गया है, ठीक है ना, सॉरी, यूएई के अबू धाबी में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो नाम से समझ में आएगा संस्थान की कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की अगर ये महासभा है, कॉन्फ्रेंस है, तो उद्देश्य भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। तो सोलर, विंड, वाटर और बायो एनर्जी जैसी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना, पूरे वर्ल्ड के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको एक मंच देना कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए काम कर सके। यह उद्देश्य इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की बैठक को आयोजित किए जाने का। तो 16वीं असेंबली या बैठक यूएई के अबू धाबी में आयोजित की गई है। भारत की ओर से हमारे जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो ये महासभा है, इसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है इसी संस्थान की, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025 रिपोर्ट। एजेंसी ने और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाली और इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में
कितनी जॉब्स क्रिएट हुई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और इसमें बताया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 2024 में 16.6 मिलियन जो जॉब्स है वो जनरेट हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार जो सोलर एनर्जी सेक्टर है उसमें देखने को मिला है, मतलब उसी से रिलेटेड जो अलग अलग काम है उसमें देखने को मिला है। इंडिया के बारे में बताया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया में 13 लाख नौकरियां 2024 में जनरेट हुई। ग्लोबल नौकरियों का 7.7% हिस्सेदारी इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। भारत का सोलर और हाइड्रो एनर्जी में दूसरा स्थान है। विंड और बायोफ्यूल में इंडिया चौथे स्थान पर है वर्ल्ड में। सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 4.8% है। पहले पर आता है गुजरात, 42% हिस्सेदारी है गुजरात की सबसे ज्यादा। सेकंड पर आता है तमिलनाडु 11% हिस्सेदारी के साथ में। तो ये कुछ रिपोर्ट और डेटा है जो कि इस जो समिट हुई थी या फिर जो महासभा हुई है उसमें बताया गया है रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स एनुअल रिव्यू 2025 के तहत। देश की कुल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वर्तमान में अगर हम इंडिया में देखते हैं तो ये 266 गीगावाट से अधिक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उद्देश्य क्या है? दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए संस्था काम करती है। 2009 में स्थापना की गई थी। अबू धाबी यूएई में ही इसका हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। 171 देश और यूरोपीय यूनियन इस एजेंसी के मेंबर हैं। फाउंडिंग मेंबर में इंडिया शामिल है और जो डायरेक्टर जनरल है फ्रांसेस्को ला कैमरा, ये इटली के रहने वाले हैं। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पुणे ग्रैंड टूर, ठीक है, 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वां नंबर मतलब थाला फॉर अ रीजन, है ना, काफी चलता है सोशल मीडिया पे। तो महेंद्र सिंह धोनी पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब याद तो हो ही जाएगा आप सभी को, विराट कोहली के फैन है ना कमेंट में। चलिए आगे आ जाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है क्या पहले ये समझो। अगर हम पुणे ग्रैंड टूर की बात करें तो एक प्रकार का मल्टी स्टेज प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग इवेंट है, मतलब एक साइकिलिंग रेस है जो कि इंडिया में पहली बार आयोजित की जा रही है और एक संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त है ये, जिसका नाम है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट को मान्यता देती है यह संस्था, ठीक है ना। जो भी साइकिलिंग इवेंट होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर इनको मान्यता देती है। तो इस संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त है इंडिया में पहली बार होने वाला पुणे ग्रैंड टूर। 19 से लेकर 23 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। देश विदेश के प्रोफेशनल साइकिलिस्ट जो हैं यहां पर हिस्सा लेने वाले हैं पूरे वर्ल्ड से। 5 स्टेज में यह रेस होगी और 433 किलोमीटर की यह रेस आयोजित की जाएगी पुणे में, सह्याद्री पर्वतमाला का जो क्षेत्र है वहां पर। ओके, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में पहली बार पुणे ग्रैंड टूर। और इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, हमारे एक्स क्रिकेटर, ठीक है। तो इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के बारे में आपको पता चल गया। वर्ल्ड साइकिलिंग को रेगुलेट करने वाली नॉर्मली ये संस्था रूल बनाती है, रैंकिंग तैयार करती है और इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट को मान्यता देती है। इसकी स्थापना सन 1900 में की गई थी और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम पुणे ग्रैंड टूर 2026 की बात करते हैं तो 5 डेज तक यह आयोजित किया जाएगा। 437 किलोमीटर का पूरा रूट बनाया गया है। 171 राइडर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। 29 प्रोफेशनल टीम्स होगी और 35 अलग अलग देशों के जो साइकिलिस्ट है वो यहां पर आएंगे, जो अलग अलग 5 महाद्वीपों से आते हैं। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देना और इंडियन साइकिलिस्ट को एक इंटरनेशनल मंच देना, यह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम है। इसका फाउंडेशन 1946 में किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, इंडिया में, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लीडर्स कैटेगरी में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट है, पहले तो यह समझो, रिपोर्ट का नाम से समझ में आएगा कि यह रिपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ऐसा राज्य
जो कि एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है ना। मतलब जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है, चाहे सड़कें हों, चाहे अपने पोर्ट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप कर लिया है कि वहां से एक्सपोर्ट बहुत इजी हो गया है। उनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी उन्होंने बना ली है, तो इस तरीके से तैयार किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक तो होते हैं बड़े राज्यों की कैटेगरी और एक होती है छोटे राज्यों की कैटेगरी। बड़े राज्यों में नॉर्मली 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को रख लिया जाता है, और उसके बाद 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य, ये छोटे राज्यों की कैटेगरी हो गई। इसमें यूनियन टेरिटरीज को भी शामिल कर लिया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको भी उसी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। तो ऑल ओवर ये दो कैटेगरी बनी। अब यहां पर ये तो राज्यों की कैटेगरी हो गई। अब जो सूचकांक निकाला जाता है वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में निकाला जाता है, उसकी हम बात करेंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है सबसे हाई कैटेगरी, लीडर्स कैटेगरी की। इसमें सबसे बड़े राज्यों की कैटेगरी में शीर्ष पर रहा है भारत का महाराष्ट्र राज्य, जो कि पूरी तरीके से तैयार है एक्सपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बड़े राज्यों की कैटेगरी में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है ना, यह समझ में आ गया। दूसरा जो कैटेगरी है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, छोटे राज्य, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और यूटी। इस कैटेगरी में ये एक पर्टिकुलर सिंगल कैटेगरी है, इसमें पहले स्थान पर रखा गया है उत्तराखंड को। रिपोर्ट बताती है कि भारत का कौन सा राज्य, स्टेट, एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार है। 2024 के लिए रिपोर्ट लाई गई है। 2024 का जो एक्सपोर्ट का डेटा है ना कि कौन कितना प्रिपेयर था, उसके आधार पर इस रिपोर्ट को अब लॉन्च किया गया। ठीक है, सबसे पहली बार अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट थी ये 2020 में आई थी, अगस्त 2020 में पहली बार जारी की गई, और इस बार ये जो आई है ये 4th एडिशन है, 2024 के डेटा पर आधारित, आया 2026 में। लार्ज स्टेट कैटेगरी में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, सेकंड पर है तमिलनाडु और थर्ड पर है गुजरात। इसके बाद स्मॉल स्टेट, नॉर्थ ईस्ट और यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी ज्वाइंट है ये पूरी। इसमें पहले पर है उत्तराखंड, सेकंड पर है जम्मू कश्मीर और थर्ड पर है नागालैंड। अब क्या होता है, नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस रिपोर्ट, इसको 3 अलग अलग लेवल पर बांटा जाता है। एक होता है लीडर्स कैटेगरी, है ना। लीडर्स कैटेगरी में क्या होता है कि ऐसे राज्य जो पूरी तरीके से तैयार है, मतलब अधिकतर तैयार है, जिन्होंने अपना वो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया है कि वहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो ये कैटेगरी हो गई लीडर्स कैटेगरी। लीडर्स में पहले पर है महाराष्ट्र, सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर है गुजरात। हमने इसी कैटेगरी की बात की क्योंकि ये सबसे हाई कैटेगरी है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो पूरी तरीके से स्टेट तैयार है ना, जहां तक एक्सपोर्ट को अब किया जा सकता है, तो ये सबसे हाई कैटेगरी। और इसी में स्मॉल स्टेट में उत्तराखंड पहला, जम्मू कश्मीर दूसरा, नागालैंड तीसरा। ये शायद आपको वर्ड ना दिखे तो आप पीडीएफ ले लेना और इनको एक बार देख लेना, मैं आपको शॉर्ट में बताता जा रहा हूं, पर पीडीएफ ले लेना। सेकंड होता है चैलेंजर्स कैटेगरी, लीडर से नीचे आते हैं चैलेंजर्स, मतलब ऐसे राज्य जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, भयंकर मेहनत कर रहे हैं अपने स्टेट को एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने के लिए, मतलब मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अभी ये तैयार नहीं हुए पर मेहनत अच्छी कर रहे हैं। तो इस कैटेगरी में पहले स्थान पर है एमपी, सेकंड पर है हरियाणा, थर्ड पर है केरला। ये नहीं पूछे जाते हैं, पूछी पहली कैटेगरी जाती है तो पहली पर ही फोकस करना। और स्मॉल स्टेट में मेघालय, लद्दाख सेकंड और थर्ड है दिल्ली। फिर आता है एस्पायरर्स कैटेगरी, मतलब ऐसे स्टेट जो कि चैलेंजर से नीचे, ऐसे स्टेट जो कि अब शुरू हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए काम करने के लिए। अभी इन्होंने ना तो कड़ी मेहनत की और ना ही ये तैयार हुए, अब ये शुरुआत कर रहे हैं कि हम भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार करें अपने राज्य को। तो इसमें पहले पर है ओडिशा, सेकंड पर छत्तीसगढ़, थर्ड पर है राजस्थान, और इधर आते हैं स्मॉल कैटेगरी में तो अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पर अंडमान निकोबार और थर्ड पर है मिजोरम। तो आप लीडर्स कैटेगरी को याद रखिएगा। नीति आयोग भारत का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। योजना आयोग के स्थान पर यह 2015 में बना था, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के स्थान पर बनाया गया था। भारत में गवर्नमेंट को यह डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी को लेकर एक सलाहकारी संस्थान है। नीति आयोग फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं, जो भी पीएम रहेंगे वो चेयरमैन होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन है इसके वर्तमान में सुमन के बेरी, और सीईओ के पद पर हैं बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में।
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां एडिशन किस संगठन ने जारी किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, ये 21वां एडिशन है इस रिपोर्ट का, और इस इंडेक्स को जारी करता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सही कर लेना इसको। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। देखिए यहां पर किसी भी देश को रैंक नहीं किया जाता, ये समझिएगा, रैंक नहीं दी जाती है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स बताए जाते हैं कि पूरे वर्ल्ड को किस चीज से लेकर रिस्क है। देखिए ग्लोबल रिस्क क्या होता है, पहले ये समझो। ग्लोबल रिस्क ऐसी घटनाएं, ऐसे रिस्क, ऐसे जोखिम, ऐसे खतरे जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोखिम में डाल सकते हैं, तो ये होता है ग्लोबल रिस्क। कोई वॉर की कंडीशन हो गई है ना, इन्वायरमेंट हार्म होता जा रहा है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो रहा है, तो ये ग्लोबल रिस्क बढ़ता जाता है इनके कारण, है ना। ट्रेड वॉर जो हो रहे हैं इनसे भी ग्लोबल रिस्क बढ़ता है। तो इन्हीं के बारे में इस रिपोर्ट में बताया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है। अभी जो 21वां ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया गया है इस संस्था के द्वारा, इसमें बताया गया कि वर्तमान और भविष्य के ग्लोबल रिस्क, वैसे रिपोर्ट इसी पर आधारित होती है कि वर्तमान और भविष्य के लिए ग्लोबल रिस्क को पहचानना, उनको कम करना, देशों को सतर्क करना कि भैया इससे दूर रहो, इससे वर्ल्ड रिस्क में आ सकता है। अभी जो मेन चीज पर इन्होंने फोकस किया है ना, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जियो इकोनॉमिक टकराव अभी सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क है ना, एक वैश्विक जोखिम के रूप में पहचाना गया है जियो इकोनॉमिक टकराव को। क्या होता है जियो इकोनॉमिक टकराव? इसको सिंपली ऐसे समझो कि कोई देश अपने, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, तो अपने पावर का यूज करके दूसरे देशों पर प्रेशर बना रहा है, दूसरे देशों को दबाया जा रहा है, दूसरे देशों पर अटैक कर दे रहा है। तो ये क्या है? ये जियो इकोनॉमिक टकराव है देशों के बीच में, क्योंकि कोई हम पावरफुल हैं तो हम छोटे देशों को दबाएंगे, उन पर हमला कर देंगे। इससे क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रिस्क बढ़ता जा रहा है। हम देख ही रहे ना, अमेरिका की जो हरकतें हैं, वेनेजुएला पर उसने अटैक कर दिया, ग्रीनलैंड हमको चाहिए बोल रहा है, और ऐसी कंडीशन में पूरा नाटो 32 देशों में से 31 देश जो बचे वो अगेंस्ट हो गए हैं यूएसए के। कभी वॉर हो जाता है ऐसी कंडीशन में तो पूरा ग्लोबल रिस्क बढ़ गया ना, पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की चपेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये होता है जियो इकोनॉमिक टकराव। आई होप समझ पाए होंगे। तो जैसे अमेरिका इंडिया पे सेंक्शंस लगाया जा रहा है, टेरिफ लगाया जा रहा है, तो ये क्या है? ये भाई ग्लोबल जोखिम है, समझो, ग्लोबल रिस्क बढ़ रहा है, इससे सप्लाई चेन बिगड़ती है, महंगाई बढ़ती है, हो ही रहा है ना, हम देख रहे हैं पूरा मार्केट ऊंचा नीचा हो रहा है। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, और भू आर्थिक टकराव को अभी ग्लोबल रिस्क के रूप में पहचाना गया है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 21वां एडिशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट है, उनको एक मंच देता है कि आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए अपने विचार आपस में साझा करो। तो ये काम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। 1971 में इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर छोड़ दो, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम, ये योजना आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, इसने हाल ही में परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है। तो आंसर ले ले, परिपूर्ण वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये स्कीम आती है। अब देखिए योजना क्या है, ये जो एक प्रकार की इंश्योरेंस स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो कर्मचारी जो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, ऐसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी लाई गई है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम। एक समझिएगा, ये क्या है, ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, क्योंकि हेल्थ जो इंश्योरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत भी दिया जा रहा है।
लेकिन यहां पर जो परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना लाई गई है, वहां पर 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया। 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर है और घर के परिवार के जो 6 सदस्य उनको शामिल किया गया। मतलब 6 लोगों को, घर के जो होते हैं ना, वो जो भी कर्मचारी है सेंट्रल का, उससे जुड़े हुए जो माता पिता, पति पत्नी, बच्चे है ना, तो इसे 6 लोगों को कवर किया गया है और 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया है कैशलेस ट्रीटमेंट, ओके, किसी भी हॉस्पिटल में। तो ये एक हेल्थ केयर फैसिलिटी लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है। डन। तो यहां पर हमारे 17 जनवरी के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है इंडिया की 80 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भारतीय पर्वतारोही अरित्र रॉय ने माउंट एकांकागुआ को फतह किया है। यह किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत है? तो यह है राजस्थान की। जंगल की आग के कारण फूलों की घाटी नेशनल पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड राज्य में। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। आर्टेमिस सेकेंड मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मानव युक्त चंद्र मिशन है? तो यह है किसका? नासा का। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने एनपीएस वात्सल्य योजना 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो इसे लॉन्च किया गया था 2021 में, 2024 में। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं या फिर प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स सेकेंड एडिशन था 2026 में। कर्नाटका मेडल टेली में पहले स्थान पर रहा। ऋग्वेद में भजनों के संग्रह को संहिता के नाम से पुकारा जाता है। द सैटेनिक वर्सेस जो बुक है सलमान रुश्दी की बुक है। ये तीनों क्वेश्चन आंसर हो गए इनके। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील किस राज्य में स्थित है? और 30वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस आर्टिकल को संशोधित करेगा अगर पास हो जाता है तो यहां पर 3 क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।